टेस्ट कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी हम पढ़ चुके हैं, टेस्ट कंस्ट्रक्शन आप पढ़ चुके हैं। उसमें से आपने अगर कुछ पूछना है तो पहले वो पूछ लें, अदरवाइज आज हम आइटम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। टेस्ट कंस्ट्रक्शन के सारे स्टेप्स, उसका प्रोसेस, उसमें से अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन, कोई एम्बिग्विटी स्टिल है तो आप पूछ सकते हैं। सब क्लियर है जी? फजल, हेलो फजल, आपको आवाज़ आ रही मेरी? जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। ओके, तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें जी, आज हम आइटम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे जी। हम आइटम एनालिसिस क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? सिंपली ये कहा जाता है कि ये एक लूजली स्ट्रक्चर्ड ग्रुप ऑफ स्टैटिस्टिक्स है दैट कैन बी कंप्यूटेड फॉर ईच आइटम ऑन अ टेस्ट। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि हम हर आइटम के लिए रन करते हैं। हम आइटम्स को वन बाय वन उनका एनालिसिस करके देखते हैं। टेस्ट कंस्ट्रक्ट जब हम कर लेते हैं, टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन इवन हम कर लेते हैं, तो उसके बाद अगर आपकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज इस्टेब्लिश करते हुए आप महसूस करते हैं कि ये रिलायबल और वैलिड नहीं हुआ, या जितना आपके ख्याल में इसकी रिलायबिलिटी या वैलिडिटी का कोएफिशिएंट आना चाहिए था, जितना आपने इसको सोफिस्टिकेटेड टेस्ट बनाया था, उतनी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इस्टेब्लिश नहीं हो सकी। कोएफिशिएंट उसका आपके अंदाजे के मुताबिक जितना आपका ख्याल था उतना अच्छा नहीं आया। तो हम आइटम्स को वन बाय वन उनका एनालिसिस करके देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम रह गई। और अगर आप बहुत जो है वो केयरफुली टेस्ट डेवलप कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ का समटाइम्स इंतज़ार नहीं करते कि हम रिलायबिलिटी, वैलिडिटी के कम आने का इंतज़ार करें, आप उससे पहले ही आइटम एनालिसिस रन करके देख लेते हैं। लेकिन अगर रिलायबिलिटी या वैलिडिटी कोएफिशिएंट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं आते या सिग्निफिकेंट नहीं आते, तो फिर हमें आइटम एनालिसिस की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। आइटम एनालिसिस के एम्स सिंपली यही हैं कि आपकी जो रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट है, वैलिडिटी कोएफिशिएंट है, तो अगर कम आता है तो आप उस टेस्ट को, उसकी आइटम्स को वन बाय वन रिव्यू करें। जो आइटम वहाँ पे मैच नहीं कर रही थी, जो आइटम जो है वो किसी वजह से, तो इस सारे प्रोसेसेस जो आपने किए अभी तक उनमें से गुजारा, कुछ आइटम्स अगर स्टिल वहाँ पे रह गई जो कि वो पर्पस सर्व नहीं कर रही थी जिनके लिए वो टेस्ट डेवलप किया गया था, या वो आइटम्स जो हैं वो आपको कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स नहीं दे रही थी, तो हम उनको रिवाइज कर सकें या उनको डिस्कार्ड कर सकें, ताकि हमारे बाकी टेस्ट के रिजल्ट्स बेहतर हो जाएं और एक कंसिस्टेंट टेस्ट, एक वैलिड टेस्ट हमें मिल जाए। हम 3 किस्म के प्रोसीजर डिस्कस करेंगे इसमें। हम आइटम डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो किस तरह से इस्टेब्लिश करते हैं, हम आइटम डिस्क्रिमिनेशन कैसे करते हैं, और डिस्ट्रक्टर एनालिसिस कैसे होता है वन बाय वन हर आइटम का। एज फार एज आइटम डिफ़िकल्टी इज़ कंसर्न्ड, हमने जो है वो कुछ टेस्ट, ज़ाहिर है आपको पता है कि अचीवमेंट टेस्ट, उसमें डिफ़िकल्टी लेवल आप रखते हैं, और डिफ़िकल्टी लेवल उन टेस्ट में जिनकी हमें स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी इस्टेब्लिश करनी होती है, वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि उनकी डिफ़िकल्टी लेवल हमने अरेंज करना होता है उनको उस लेवल के अकॉर्डिंग, फ्रॉम ईजीएस्ट टू मोस्ट डिफ़िकल्ट, और फ्रॉम द मोस्ट डिफ़िकल्ट टुवर्ड्स द ईजीएस्ट आइटम। कोई आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में डिफ़िकल्टी लेवल में अपनी आइटम्स को अरेंज करते हैं, फिर आप स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी इस्टेब्लिश करते हैं। उस डिफ़िकल्टी लेवल और उसकी जो बाकी हमने कंडीशंस और भी डिस्कस की थी,
तो वो वहाँ पे भी किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि हम डिफ़िकल्टी लेवल किस तरह से देखते हैं, हमें कैसे पता चलता है। तो वो जो डिफ़िकल्टी का एनालिसिस है वो आज हम इस अपने आइटम एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। सिंपली बड़े सादा से लफ्ज़ों में अगर कहा जाए कि डिफ़िकल्टी कैसे डिटरमिन की जा सकती है आइटम्स की, तो उसके लिए बिल्कुल लूजली स्ट्रक्चर्ड जो 3 फिनोमिनन होते हैं वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय द जजमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट पीपल हु रैंक द आइटम्स इन ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी। आप जो टेस्ट डेवलप कर रहे हैं वो लोग उनमें वो खुद या कुछ कॉम्पिटेंट लोगों की हेल्प लेके जो ये समझते हैं कि इस टेस्ट के लिहाज से ये आइटम ज़्यादा मुश्किल है, ये उससे कम मुश्किल है, ये उससे कम मुश्किल है, ये इजीएस्ट वन है, ये मोस्ट डिफिकल्ट आइटम है। तो ये माइक ज़रा ऑफ कर दें जी सारे लोग जी। तो हम जो है वो देखते हैं वो एक्सपर्ट्स जो है वो अपने तौर पे अंदाज़ा लगा के अगर उनमें टेस्ट वाइजनेस इस कदर मौजूद है, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है टेस्ट कंस्ट्रक्शन में, तो वो खुद से भी उसका डिफ़िकल्टी लेवल जस्ट देखने से उसको जो है वो अरेंज कर सकते हैं। जैसे हम अचीवमेंट टेस्ट की बात करते थे और हमने वहाँ पे एक्सपर्ट वैलिडेशन के पर्सपेक्टिव में ये देखा था कि उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एक्सपर्ट्स हो सकते हैं वो हमारे स्कूल टीचर्स होंगे, जो कि वहाँ पे इतने अरसे से काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो वो साइकोलॉजिस्ट की बजाय स्कूल साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कैंपस काउंसलर, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, उनकी निस्बत स्कूल टीचर्स ज़्यादा बेहतर आपके उस अचीवमेंट टेस्ट को जज कर सकेंगे और उसको उसकी एक्सपर्ट वैलिडेशन कर सकेंगे। तो अगर किसी टीचर को एक अचीवमेंट टेस्ट दिखाया जाए जिसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 10-15-20 साल का एक्सपीरियंस उसी स्कूल में उसी किस्म के टेस्ट बनाने और लेने में है, तो वो जस्ट आपको चंद मिनट्स में उसको डिफ़िकल्टी लेवल में अरेंज करके दे सकता है। सेकंड काम हम ये कर सकते हैं कि हम ये देखें कि हाउ क्विकली द आइटम कैन बी सॉल्व्ड। एक आइटम जो है वो कितनी जल्दी सॉल्व कर ली जाती है। जाहिर है जो आइटम आपका सैंपल बहुत जल्दी उसका आंसर कर देगा, आप अगर रिएक्शन टाइम नोट करें, रिएक्शन टाइम के लिए हम स्टॉप वॉच जैसे यूज़ करते हैं, आप किसी भी तरीके से रिएक्शन टाइम नोट करें कि जी स्टिमुलस प्रेजेंट किया गया और कितनी जल्दी उसका करेक्ट आंसर आ गया। करेक्ट ये नहीं कि सिर्फ आंसर आ गया, बल्कि करेक्ट आंसर कितनी जल्दी आ गया। जिसका सबसे जल्दी आ गया तो फिर हम यही अज्यूम करेंगे कि ये इजी है, और जो जिसने आइटम ने ज़्यादा टाइम लिया, रिस्पोंडेंट्स को सोचने के लिए ज़्यादा टाइम लगा, उस आइटम को हम उससे मुश्किल, और फिर जिस आइटम को उससे ज़्यादा टाइम लगा उसको उससे ज़्यादा मुश्किल कंसीडर करेंगे। थर्ड जो पैरामीटर हो सकता है वो ये कि नंबर ऑफ एग्जामिनीज इन द ग्रुप टू गेट द आइटम राइट, कि एक आइटम को कितने ज़्यादा लोगों ने करेक्टली आंसर किया है। जिस आइटम को सबसे ज़्यादा लोगों ने करेक्टली आंसर किया है हम अज्यूम करेंगे कि ये आइटम आसान है। जिसको सबसे कम लोगों ने करेक्टली आंसर किया है उसको हम मुश्किल तरीन आइटम कहेंगे। तो वो रेंज आपके पास जो दरमियान में आएगी, जिस तरह से नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बढ़ते जाएंगे किसी आइटम के करेक्ट रिस्पॉन्स के, वो आइटम्स जो हैं वो आसान कंसिडर होती जाएंगी, और जैसे जैसे नंबर्स कम होते जाएंगे, नंबर ऑफ पीपल, आइटम वन बाय वन मुश्किल या डिफ़िकल्ट ऑर्डर में अरेंज होती चली जाएंगी। ये तो हुआ एक बिल्कुल इजी सा मेथड जो हम जिसको हमने डेफिनेशन में भी यही देखा कि लूजली स्ट्रक्चर्ड एक मेथड होता है हमारे पास। उसमें ये 3 किस्म के पैरामीटर्स हम जो है वो बड़ी आसानी से आम तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो एज ए साइकोमेट्रिशियन जो काम करते हैं वो पी वैल्यू कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं। पी वैल्यू जो आपके टेस्ट की जो प्रोपोर्शन होता है उसकी डिफ़िकल्टी लेवल का, वो हम फ्रॉम ईजीएस्ट टू डिफ़िकल्ट आइटम जो है वो एक फार्मूले के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आप जब भी आपके पास रिस्पॉन्सेज आपके टेस्ट के आ जाते हैं, तो
तो आप हर आइटम का वन बाय वन, जैसे हमने डिस्कस किया कि एक एक आइटम का आपने एनालिसिस करना है, तो पी वैल्यू ऑफ आइटम आई, जो भी आइटम वहाँ पे है, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, एक एक आइटम के लिए आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स आंसरिंग करेक्टली, जो लोग उस आइटम पे करेक्ट रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो लोग, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन्स टेकिंग द टेस्ट। एक आइटम को अगर यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि 10 लोग आउट ऑफ 100, 10 लोग जो है वो करेक्टली आंसर कर रहे हैं, तो इसका मतलब 10% लोगों ने उसको सही उसका जवाब दिया। तो आप ये 100 के पैरामीटर पे आपको बड़ी आसानी से समझ आ सकता है कि नंबर ऑफ पर्सन्स टेकिंग द टेस्ट, सपोज वो 100 हैं, और जिन लोगों ने उस आइटम पे, वो जो आइटम नंबर 1 थी या 2 थी या 3 थी या जो भी नंबर था उसका, वो आइटम नंबर पे 10 लोगों ने करेक्टली आंसर किया, तो इस फार्मूला को अप्लाई करें 10 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.1 आंसर आ जाएगा। जिस आइटम का आंसर 0.2 आएगा वो 0.1 वाली आइटम से इजी होगी। जैसे जैसे पी वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आइटम इजी होती जाएगी। जिन आइटम्स की पी वैल्यू कम आई है, इसका मतलब कम लोगों ने करेक्टली रिस्पॉन्ड किया है, तो वो आइटम आपके लिए मुश्किल होंगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि अगर 0.7 आपकी पी वैल्यू है और 0.15 पी वैल्यू है, तो 0.7 वाली आइटम जो है वो इजी है उस आइटम से जिसकी पी वैल्यू 0.15 आई है, मतलब उसको जस्ट 15% लोग करेक्टली रिस्पॉन्ड कर सके, और पी जिसका 7.7 था उसको 70% लोगों ने करेक्टली आंसर किया था। तो आपकी वो आइटम जिसकी पी वैल्यू 1 आ जाए, जिसको एग्जैक्ट हम कहें कि 100% लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया, या सॉरी, या जिस आइटम की पी वैल्यू 0 हो, यानी कि कोई भी उसको करेक्टली रिस्पॉन्ड नहीं कर सका, वो आइटम सबसे आसान और सबसे मुश्किल तो नज़र आती हैं देखने में, लेकिन हम टेस्ट में उनको आइडियली शामिल नहीं करते। वो आइटम्स जो आपको 1 स्कोर देती हैं पी वैल्यू, या वो 0 स्कोर करती है वो आइटम, इसका मतलब वो आइटम आपको आपकी पॉपुलेशन में डिफरेंशिएट करके नहीं दे रही। हमने जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने हैं किसी भी टेस्ट से, वो टेस्ट में हर आइटम को ये टास्क परफॉर्म करना चाहिए। हम आइटम डिस्क्रिमिनेशन में भी ये चीज़ अभी डिस्कस करेंगे। तो आपको डिफ़िकल्टी लेवल एनालाइज करते हुए भी ये पता चल जाता है कि अगर एक आइटम उसको कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया, तो अब कम बाकी टेस्ट आपकी सैंपल में आपको डिफरेंशिएशन करके दे, जाहिर है वो दे रहा होगा तो आपका टेस्ट लायबल वैलिड कंसीडर हुआ होगा, वैलिडिटी उसकी तभी इस्टेब्लिश हुई होगी कि वो आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस टैप करके दे रहा है। लेकिन ये पर्टिकुलर एक आइटम जो 0 स्कोर कर रही है या 1 स्कोर कर रही है, जिसको सारे ही लोग या तो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे करेक्टली, या सारे ही लोगों ने करेक्टली रिस्पॉन्ड कर दिया, तो अब ये पर्टिकुलर एक आइटम जो है ये कम से कम वो काम नहीं कर रही जो इसको करना चाहिए था। इस आइटम को भी आपके सैंपल में डिस्क्रिमिनेट तो करके देना चाहिए था ना, कि ये आदमी ये काम कर सकता है, ये नहीं कर सकता। जब सारे ही उस आइटम के ख्याल से उस आइटम के पैरामीटर पे सारे ही नहीं सॉल्व कर सकते या सारे ही कर लेते हैं, तो वो आइटम फिर जो हमारी साइकोलॉजिकल असेसमेंट या टेस्टिंग के उस क्राइटेरियन पे पूरा नहीं उतरती कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस टैप करते हैं, वो आइटम हमें असल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। तो हम डिफ़िकल्टी लेवल इस तरह से अरेंज करते हैं, और साथ ही ये भी देखते हैं कि कोई आइटम जो है वो उसकी पी वैल्यू 1 या 0 ना आ रही हो। आपकी अगर वो 1 आ रही होगी तो भी वो आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, और अगर वो 0 आ रही है तो देन अगेन वो आपको कोई इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हवाले से नहीं दे रही। उस आइटम को जो है वो हम उसमें टेक्निकली शामिल नहीं कर सकते। देन है जी आइटम डिस्क्रिमिनेशन। आपका टेस्ट जो है वो
एक काम आप उससे ले रहे हैं, वो आपको आपके लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस मैयर करके दे रहा है। वो आपको जो है वो जो भी आपने कंस्ट्रक्ट मैयर करना है वो उस पर आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। जो भी वो काम टेस्ट ऐसे होल कर रहा है, हम ये अज्यूम करते हैं कि हर आइटम भी वही काम कर रही हो। आपने टेस्ट को, अगर टेस्ट आपका अचीवमेंट टेस्ट है तो वो सारे का सारा टेस्ट आपका अचीवमेंट मेजर कर रहा है। आपका सारे का सारा टेस्ट जो है वो आपका कंस्ट्रक्ट, आपका एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। तो आपने एक डिप्रेशन का कंस्ट्रक्ट है आपके पास, अगर आपके पास कोई पर्सनैलिटी का कंस्ट्रक्ट है, आप वो मेजर कर रहे हैं। तो जब वो आपने उसका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी स्कोर आपने इस्टेब्लिश की है, या जस्ट एक्सपर्ट वैलिडेशन के थ्रू आपने ये डिटरमिन कर लिया है कि ये टेस्ट क्या मेजर कर रहा है, उसकी वैलिडिटी की एक फॉर्म जस्ट आपने जो है वो इस्टेब्लिश कर ली है। तो अब हमारी अजम्पशन ये भी होगी कि हर आइटम भी वही काम कर रही हो जो वो टेस्ट एज ए होल कर रहा है। वो डिस्क्रिमिनेशन पावर उसमें हो, वो हमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो उसी पैटर्न पे मेजर करके दे जिस पैटर्न पे हमें जो है वो पूरा एज ए होल वो टेस्ट दे रहा है। अगर उसमें कुछ आइटम्स ऐसी हों जो कि उस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं करके दे रही, तो चंद आइटम्स की मौजूदगी में वो टेस्ट वैलिड कंसीडर हो जाएगा। उसकी जो इंटर आइटम कोरिलेशन है या आइटम टोटल कोरिलेशन है, आप वो चेक कर लें, उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको वेरिएशन नज़र नहीं आएगी। आपको कोएफिशिएंट्स उसके 0.7 0.8 आसानी से मिल जाते हैं। इवन देन वहाँ पे कोई ना कोई आइटम ऐसी ज़रूर हो सकती है जिसकी डिस्क्रिमिनेशन पावर कम हो, जो कि उस तरह से आपको मेजरमेंट नहीं करके दे रही जैसे कि उसको बाकी टेस्ट के पर्सपेक्टिव में करना चाहिए था। जाहिर है तभी आपकी वैलिडिटी आपकी जो है वो 0.7 या 0.8 है, अदरवाइज वो 0.9 हो जाती है, और 0.9 से भी आगे 0.95 0.99 तक चली जाती है। जाहिर है किसी आइटम में तो कोई ना कोई इशू होगा, तो कुछ आइटम्स के वो इश्यूज हम जो है वो इंडिविजुअली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ये जो डिस्क्रिमिनेशन आपकी या डी वैल्यू आप इसमें डिटरमिन करते हैं, उसके लिए एक सादा सा तरीका नॉर्मली ये होता है कि जी आप ग्रुप्स बना लें अपने डाटा के। आप उसको 3 ग्रुप्स में, 2 ग्रुप्स में, 4 ग्रुप्स में आप उसको डिवाइड कर लें। सपोज अगर आपने अपने डाटा को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया है, उसमें वो 25% लोग जिन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर किया और वो 25% लोग जिन्होंने सबसे कम स्कोर किया। अब एक आपके पास टॉप क्राइटेरियन आ गया, एक बॉटम क्राइटेरियन आ गया। अब हर आइटम को आप ये देखें कि जिन लोगों ने जो टॉप आपके पास क्राइटेरियन में मौजूद हैं 25% और जो बॉटम 25% में हैं, आपकी इंडिविजुअल आइटम्स पे लोगों का स्कोर उनके रिलेशन में कैसा है। एक आइटम जो कि सबसे ज़्यादा स्कोर आ रहा है जिसका, जिसमें आपने देखा कि जो टॉप वाले 25% लोग हैं उन्होंने इस पे ज़्यादा स्कोर किया, अच्छा स्कोर किया, लेकिन बॉटम में आप देखें तो उन्होंने उससे भी अच्छा उस आइटम पे स्कोर किया। इसका मतलब इस आइटम में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जो आपके टॉप 25% लोग थे जिनको हम बेस्ट कह रहे हैं अपने डाटा में, जो आपके पास सैंपल मौजूद था, उनका जो पूरा एज ए होल पैटर्न है, वो एज ए होल पैटर्न ये है कि ये जो 25 लोग टॉप वाले हैं ये सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो बॉटम वाले हैं वो सबसे बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उस हर आइटम पे जो 1 बाय 1 आप सारी आइटम्स को 100 आइटम या 70 आइटम्स जितनी भी हैं उन पे जब आप देखें तो फिर आपको उन आइटम्स के इंडिविजुअल स्कोर्स में भी वो पिक्चर नजर आनी चाहिए। जो टॉप वाले हैं वो उस आइटम को ज़्यादा करेक्टली कर रहे हों एज कंपेयर टू सेकंड आपका ग्रुप एंड देन थर्ड ग्रुप एंड देन फोर्थ ग्रुप। अगर वो आपकी रेंजेस उस तरह से नहीं आती, इसका मतलब उस आइटम में कोई प्रॉब्लम है, वो डिस्क्रिमिनेशन सही नहीं कर रही, वो उस तरह से वो सारा कुछ मेजर नहीं कर रही जिस तरह से आपने उस टेस्ट को सॉरी एज ए होल जिस पर्पस के लिए डेवलप किया था। आप उसमें ग्रुप्स जो हैं वो चेंज भी कर सकते हैं। वो 33% का 3 ग्रुप्स बना लें, अपर वाला 33%, लोअर वाला 33%।
वो परसेंटेज आप जो है वो अपने पार्टिसिपेंट्स की किसी तरह से भी डिसाइड कर सकते हैं। उसके लिए जो स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स हो सकते हैं वो आपका दो प्रोसीजर्स हम जो है वो डिस्कस करते हैं, एक आइटम टोटल कोरिलेशन और एक इंटर आइटम कोरिलेशन। आइटम टोटल कोरिलेशन ये हमने कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी पढ़ते हुए भी इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि आप हर आइटम का उसका स्कोर और टोटल टेस्ट के स्कोर को कोरिलेट करते हैं हर पार्टिसिपेंट के साथ, और ये सिंपली SPSS आपको ये काम करके दे देता है। तो आप हर आइटम को जब बाकी टेस्ट के साथ कोरिलेट करके देखेंगे तो आपको कुछ आइटम्स ऐसी मिल जाएंगी जो कि आपकी टेस्ट की साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज इस्टेब्लिश होने में हर्डल पैदा कर रही थी, वो आइटम रिलेट नहीं कर रही थी उनके साथ, तो क्योंकि वो बाकी टेस्ट के जो स्कोर हैं वो उसके साथ उनका स्कोर मैच नहीं कर रहा, उनका कोरिलेशन अच्छा नहीं आ रहा, वो स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहा या इवन वो सिग्निफिकेंट भी नहीं आ रहा। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो सिग्निफिकेंट, अगर आपका डाटा बहुत ज़्यादा है तो आपके जो कोरिलेशन है वो सिग्निफिकेंट तो हो जाता है, एटलीस्ट वो 0.05 लेवल पे सिग्निफिकेंट हो जाएगा, लेकिन इवन देन वो वीक कोरिलेशन होगा। अगर आप ये देखें कि 0.25 या 0.2 कोरिलेशन जो है वो एक्चुअली आपको जस्ट 20% जो है वो रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली दे रहा होता है, 80% इज स्टिल अनएक्सप्लोर्ड। आप 0.2, 0.22, 0.25 आप ये देखें कि वो आपके जस्ट 1/4 रिलेशनशिप जो कि डिटरमाइंड है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन अगर डाटा बहुत ज़्यादा हो आपका तो ये जो 0.2 या 0.25 का रिलेशनशिप कोएफिशिएंट आ रहा होगा उस पे भी वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, उसमें चांसेस ऑफ एरर स्टैटिस्टिकली कम होंगे, वो 0.05 लेवल पे वन स्टेरिक पे सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन रिलेशनशिप वीक ही गिना जाएगा। सिग्निफिकेंट जरूर है लेकिन वीक है। तो आप दोनों सूरतें देखते हैं, ये भी चेक करते हैं कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, और अगर डाटा ज़्यादा है तो फिर उसके वीक और स्ट्रॉन्ग होने पे भी आप डिसीजन लेते हैं कि बाकी आइटम्स अगर 0.7, 0.8 पे जाके रिलेट कर रही हैं, 0.5 पे कर रही हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आ रहे हैं, तो कुछ आइटम्स के वीक रिलेशनशिप अगर आ रहे हों तो उन आइटम को रिवाइज या डिस्कार्ड करने की ज़रूरत होती है। तो फिर आप इंटर आइटम कोरिलेशन भी देख लेते हैं, हर आइटम का दूसरी आइटम के साथ स्कोर्स का, वहाँ पे भी आपको डिटेल्ड पिक्चर मिल जाती है। जो आइटम बाकी आइटम और स्पेशली अपने फैक्टर की आइटम से कोरिलेट कम करेगी उस आइटम में प्रॉब्लम होगी। इसको हम फैक्टर वाइज भी अगर कर लें तो हमें वो बहुत डिटेल्ड पिक्चर मिल जाती है। ये काम नॉर्मली हम क्रॉनबैक अल्फा जो आप करते हैं वो भी बेसिकली यही प्रोसेस चल रहा होता है, और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में जो हमने मेथड्स डिस्कस किए थे वो इसी पैटर्न पे आप जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो आपकी जो एनालिसिस है वो डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ साथ इस्टेब्लिश हो जाती है। थर्ड नंबर पे आप डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस करते हैं जी। डिस्ट्रैक्टर जो हैं वो आपके अचीवमेंट टेस्ट में आपको पता है कि हम जो है वो रखते हैं MCQs, जो आपके क्वेश्चन होते हैं, जो आपका रिस्पांस अल्टरनेटिव जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। हमने वो रिस्पांस अल्टरनेटिव्स अपने टेस्ट कंस्ट्रक्शन में डिस्कस किए थे कि कौन कौन से हो सकते हैं, और उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अचीवमेंट टेस्ट में आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं ये सबसे अच्छे कंसिडर किए जाते हैं, इनको ज़्यादा वेटेज दी जाती है। तो अब आपके जो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं उस आपके अल्टरनेटिव्स में, उनका हम एनालिसिस करते हैं। डिस्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं? जाहिर है अगर आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हों उसके आंसर की, तो उसमें एक ही जाहिर है ठीक होगा, या अगर ठीक नहीं तो कुछ आपको टेस्ट ऐसे मिलते हैं जिन पे ये लिखा होता है कि चूज द एप्रोप्रिएट या बेस्ट सूटेबल ऑप्शन। वो जो एप्रोप्रिएट है या बेस्ट सूटेबल है या बहुत ज़्यादा रिलेटेड है आइटम या उसका रिस्पांस, उसको सिलेक्ट करें। कुछ पे लिखा होता है करेक्ट को सिलेक्ट करें, तो अगर उसमें करेक्ट और रॉन्ग की ऑप्शंस उन्होंने रखी हुई हैं तो फिर करेक्ट लिखा होगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके जो आंसर्स हैं उसमें से 2 या 3
सही हो सकते हैं, लेकिन उन 2 या 3 में बेस्ट सूटेबल कौन सा है वो भी समटाइम्स पूछा गया होता है। तो आप जो है वो फिर सिर्फ ये नहीं देखते कि एक उसका आंसर सही है 4 ऑप्शन में से और बाकी 3 गलत होंगे, बल्कि आप ये देखते हैं कि हो सकता है 2 या 3 सही हों, और ऐसा बहुत सारे टेस्ट में होता है। लेकिन उसमें बेस्ट सूटेबल फिर कौन सा है जो सबसे ज़्यादा इसके साथ आपकी स्टेटमेंट के साथ सूट करता है, हमने उसको चूज करना है। तो इन एनी केस जो एक आंसर आपका करेक्ट आंसर है या बेस्ट सूटेबल आंसर है, उस एक के अलावा बाकी 3 डिस्ट्रैक्टर्स होंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आपकी तवज्जो को जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उनकी क्वालिटी हमने देखनी होती है कि वो किस तरह की है। सपोज अगर आपके डिस्ट्रैक्टर्स बहुत ज़्यादा कॉमन हों, बहुत इतने ज़्यादा कॉमन हों कि वो हर एक आम इंसान भी उनको सॉल्व कर सके, तो वो टेस्ट उसकी डिफ़िकल्टी लेवल बहुत कम हो जाएगा। या बहुत पॉपुलर या अनपॉपुलर हों, मिसाल के तौर पे आप अगर कोई स्टेटमेंट आपने डिवाइस की है, उसमें आप बात कर रहे हैं साइको एनालिसिस की, उसमें आप बात कर रहे हैं बर्थ ऑर्डर की, उसमें आप बात कर रहे हैं अटैचमेंट थ्योरी की, और वो अटैचमेंट थ्योरी या बर्थ ऑर्डर या साइको एनालिसिस की बात करते हुए आपने नीचे जो 4 ऑप्शंस दी हैं आंसर्स के लिए, उसमें एक तो उस पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट का नाम लिख दिया जिसकी वो थ्योरी है, बाकी 3 नाम आपने तहरीके पाकिस्तान के लोगों के लिख दिए, एक नाम उसमें आपने कायदे आजम का लिख दिया, एक अल्लामा इकबाल का लिख दिया, एक सर सैयद अहमद खान का लिख दिया। अब इन तीनों के अलावा जो भी नाम लिखा नजर आएगा, वो बॉल्बी का हो, वो एडलर का हो, वो फ्राइड का हो, एक वो स्टूडेंट जिसने कभी भी बुक अपनी खोल के नहीं देखी, उसको जस्ट इतना पता है कि साइकोलॉजी में ये कोई 2-4 नाम हैं, 2-4 ये थेरीज हैं, वो भी उस आइटम को करेक्टली रिस्पॉन्ड कर देगा, क्योंकि आपने डिस्ट्रैक्टर जो हैं बिल्कुल अनपॉपुलर रखे हैं, वो ऐसे हैं जो उस बात के साथ किसी तौर पे रिलेट कर ही नहीं रहे। और अगर आपने वो इतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग रख दिए हैं कि वो बिल्कुल ओवरलैपिंग हो रही है, आप जो है वो आपके जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं या बेस्ट रिस्पोंडेंट्स हैं वो भी उनमें कंफ्यूज हो गए हैं, तो फिर भी वो आइटम जो है आपको वो बेहतर रिजल्ट नहीं दे सकती, क्योंकि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस उतना अच्छा टैप नहीं कर सकेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं वो भी कंफ्यूज हो रहे हैं, तो बाकी लोग तो कंफ्यूज होंगे। तो फिर आपको उसकी रेशो जो है वो सही से अच्छे से इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको टैप करके नहीं दे सकती। तो आपके जो डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं। हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन्स एक्सपेक्टेड टू चूज ईच डिस्ट्रैक्टर, एक डिस्ट्रैक्टर जो है उसको कितने लोगों को चूज करना चाहिए। यानी अगर आपके 4 ऑप्शंस हैं, हर क्वेश्चन की 4 ऑप्शंस में से एक ठीक है, तो बाकी 3 डिस्ट्रैक्टर हो गए, 3 डिस्ट्रैक्टर्स हैं। अब हर 4 ऑप्शन वाले एमसीक्यू में एक ठीक होगा, करेक्ट होगा या बेस्ट सूटेबल होगा, और बाकी 3 जो गलत हैं या सूटेबल नहीं है उनका हम डिस्ट्रैक्टर कहेंगे। तो अब 3 डिस्ट्रैक्टर हैं, तो नंबर ऑफ पर्सन्स एक्सपेक्टेड टू चूज ईच डिस्ट्रैक्टर वो कितने होंगे, उसके लिए ये हम एक इक्वेशन यूज करते हैं। हम कहते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स आंसरिंग आइटम करेक्टली, उस आइटम को करेक्टली जिन लोगों ने जो है वो रिस्पॉन्स किया है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स। नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स कितने हैं, वो लोग जो उस आइटम को गलत रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इनकरेक्टली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जिनको वो आइटम का नहीं पता, जवाब का नहीं पता, जिन्होंने उस पर गलत रिस्पॉन्स दिया है, इनकरेक्ट रिस्पॉन्स दिया है, वो अगर सपोज आपकी 100 आइटम्स का टेस्ट है, 25 लोगों ने सही जवाब दे दिया, वो 25 अब निकल गए। अब 75 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनकरेक्ट रिस्पॉन्स दी है, जिन्होंने गलत रिस्पॉन्स दी है, जिन्होंने तुक्का लगाया है या जस्ट उन्होंने बाई चांस किसी पे टिक लगा दिया है। वो जो 75 लोग हैं वो हर आइटम, हर जो आपकी ऑप्शन है उसमें कितने कितने डिवाइड होने चाहिए। तो 75 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, आपके 3 डिस्ट्रैक्टर्स हैं, तो 25 जो हैं वो आपके हर डिस्ट्रैक्टर के हिस्से में आएंगे।
अगर आपकी कोई आइटम ऐसी है जिसमें डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस आप करें और आपको पता चले कि इसमें से एक ऐसा पॉपुलर डिस्ट्रैक्टर है जिस पे बहुत सारे लोगों ने जो है वो टिक कर दिया है, 75 में से 50 लोग या 55 या 60 लोगों ने ऑप्शन ए को टिक किया। अगर ऑप्शन ए आपकी जो है वो डिस्ट्रैक्टर में हो तो जो भी 3 डिस्ट्रैक्टर ए बी सी सपोज आप कह लें कि वो डिस्ट्रैक्टर थे, डी ऑप्शन उसकी ठीक थी, डेल्टा सही थी। अब ए बी सी में ए पे भी 25 को होना चाहिए, बी पे भी 25 को होना चाहिए और सी पे भी 25 को होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को नहीं आता था वो अब रैंडमली उन पे फिर टिक करते, उनको कोई ऐसी वहां पे क्लू ना मिलता जिसकी बेस पे वो उस पर टिक कर रहे होते। अगर किसी जगह पे किसी एक ऑप्शन ए या बी पे 50 लोग 50-60 लोग जो है वो टिक कर रहे हैं, इसका मतलब वो डिस्ट्रैक्टर बड़ा पॉपुलर है, वो आपकी उस करेक्ट आंसर के बड़ा करीब करीब है। या जिसको किसी ने टिक ही नहीं किया या जस्ट 5 लोगों ने टिक किया है आउट ऑफ 75, वो बड़ा अनपॉपुलर डिस्ट्रैक्टर है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि आपके जो डिस्ट्रैक्टर्स हों वो इक्वली पॉपुलर या इक्वली अनपॉपुलर हों। वो आपके आपके 75 लोग अगर 75% गलत रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस आइटम पे, तो वो फिर 25% हर डिस्ट्रैक्टर को चूज कर रहे हों। बहुत आइडियल कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि वो एग्जैक्टली जो है वो डिवाइडेड पीपल हों, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो उसके करीब करीब हों। अगर वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस और आपको क्लियर नज़र आने वाला डिफरेंस जो है वो मिलता है, जिस आइटम को जिस ऑप्शन को किसी ने भी चूज़ नहीं किया या जिसको आउट ऑफ 75 70 ने चूज़ कर लिया या 60 ने चूज़ कर दिया है, तो वो आपको बड़ा क्लियर नज़र आ जाता है कि ये डिस्ट्रैक्टर हमें जो है वो चेंज करने पड़ेंगे। फिर हम उनको रिवाइज करते हैं और डिस्ट्रैक्टर्स इस तरह के रखते हैं कि उसमें ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइडेड हों इनकरेक्ट रिस्पॉन्स देने वाले लोग, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नज़र ना आए। तो आप आइटम एनालिसिस जब आप कर लेते हैं तो आपकी हर आइटम आपके सामने उसकी जो डिटेल्स हैं वो आ जाती हैं कि इस आइटम की फलां फलां आइटम के ये जो स्कोर्स हैं इसकी वजह से एक्चुअली बाकी सारे टेस्ट की रिलायबिलिटी वैलिडिटी पे असर पड़ रहा है। उन आइटम्स को रिवाइज किया जा सकता है या डिस्कार्ड किया जा सकता है, जैसे भी आप उसको उस पर डिसीजन लेना चाहें। इस तरह से हम आइटम एनालिसिस करते हैं जी। इसमें अगर कोई आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी फजल, ज़नारा, अक्सा, टिना। जी सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, तस्मिया, सारे लोग मौजूद हैं अभी तक? जी सर मौजूद है। कोई क्वेश्चन किसी का? कोई नहीं। फजल, आप फर्ज कफाया अदा करो, सबकी तरफ से आप ही क्वेश्चन पूछो। सर मैं तो यही ठीक है सर। नेक्स्ट किया करूंगा सर। चलें ठीक है। हमारे पास 2 मिनट रहते हैं वैसे, लेस देन 2 मिनट्स मीटिंग ओवर होने में। सर फिर क्या फैसला आने वाला है? एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं कि यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा? एग्ज़ाम जैसे भी होंगे हम कर लेंगे, उसमें आप परेशान ना हो, आप जस्ट पढ़ें, चीज़ों को पढ़ें, समझें, याद करें, दैट्स ऑल। ऑनलाइन होंगे तो आप ऑनलाइन पेपर दे दीजिएगा, यूनिवर्सिटी में होंगे तो यूनिवर्सिटी में बैठ के दे दीजिएगा। अभी इस पर डिसीजन कोई नहीं आया, असल में हमें भी कोई किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला। अभी डिसीजन कोई आएगा सर उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। सही हो गया सर। परेशान ना हो, आपके एग्जाम हो जाएंगे इंशाल्लाह, आप अगले सेमेस्टर में चले जाएंगे। नहीं सर, परेशानी तो नहीं होती। सर जी सर एक कॉन्सेप्ट है स्केल की प्रॉपर्टीज में मैग्नीट्यूड का, वो आप बता देंगे एक दफा?
कि मैग्नीट्यूड की हमने बात की थी कि आप ये देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ मोरनेस उसमें है या नहीं। हमने ये डिस्कस किया था कि जैसे आपके नॉमिनल स्केल्स होते हैं ना, जिसमें आपने जस्ट उनको नंबर्स अलॉट किए होते हैं, आपने ज़ाहिर है SPSS एनालिसिस जो है वो नंबर्स की डिजिट्स की फॉर्म में करके दे सकता है ना। तो आपने मेल को नंबर 1 अलॉट कर दिया, फीमेल को नंबर 2 अलॉट कर दिया, 2 ग्रुप्स को। अब वो एनालिसिस आपको 1 और 2 में डिफरेंस या उनमें रिलेशनशिप बताएगा, जो भी आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 में कोई क्वालिटी ऑफ मोरनेस तो नहीं है। 2 का मतलब 1 से ज़्यादा तो नहीं है, या 1 का 2 से ज़्यादा तो नहीं है। अगर ये हमने जेंडर को या डेमोग्राफिक्स किसी वेरिएबल को इस तरह से अलॉट किया हुआ है, तो उसमें मैग्नीट्यूड नहीं होता। कब होगा? जब हम फर्स्ट सेकंड की बात